जाता है। अच्छा, स्टूडेंट डज एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द एंथैल्पी चेंज फॉर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एक्वस कॉपर टू सल्फेट। ये रिएक्शन में हमें पता है, देखो कॉपर बन रहा है, ये हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा है। कॉपर टू सल्फेट जो होता है वो सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है, और जब कॉपर बनता है तो कॉपर का कलर पिंक सॉलिड डिपॉजिट। अच्छा, वो पूछ रहा है स्टेट व्हाट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि ब्लू कलर जो है वो सोल्यूशन का कलरलेस हो गया, सोल्यूशन टर्न्स ब्लू टू कलरलेस। ये भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो कि पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड। ठीक है, कोई भी एक लिख दो इनमें से। फिर कह रहा है द स्टूडेंट वेज अ सैंपल बॉटल विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक पाउडर, pours 25 centimeter cube of 0.5 molar copper sulfate into a glass beaker and records the temperature। अब जिस बॉटल में उसने जिंक डाला हुआ है उसमें उसने कॉपर सल्फेट ऐड करा, ठीक है, और जिंक पाउडर के अंदर जब कॉपर सल्फेट उसने डाला है तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और वो कह रहा है कि उसका ना टेम्परेचर भी हमने नोट करा है, तो उसमें थर्मामीटर डाल देंगे। रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन एट 1 मिनट इंटरवल फॉर 3 मिनट्स। हर मिनट बाद 3 मिनट तक के लिए टेम्परेचर उसने नोटिस करा है और रिकॉर्ड कर लिया उसको। एड द जिंक पाउडर टू द कॉपर सल्फेट एट द 4th मिनट एंड रीवेज द सैंपल बॉटल। उसके बाद 4th मिनट पे उसने 4th मिनट, हर 4 मिनट बाद जो है जिंक पाउडर साथ उसने डाला। 4th मिनट पे जिंक पाउडर दोबारा डाला है उसने, और फिर दोबारा से जो है वो सैंपल बॉटल को मेजर किया है। स्टेज द मिक्सचर इनटू द ग्लास बीकर एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर एट 1 मिनट इंटरवल फॉर 6 मिनट्स। ठीक है, फिर कह रहा है द मास रिकॉर्डेड आर शोन, मास ऑफ द कंटेनर विद जिंक पाउडर, मास ऑफ द कंटेनर आफ्टर जिंक पाउडर एडेड टू कॉपर टू सल्फेट, कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक पाउडर एडेड टू कॉपर टू सल्फेट। तो ये हमारे पास हमें पता है कि मास ऑफ कंटेनर विद जिंक पाउडर दिया हुआ है उसने, और मास ऑफ कंटेनर आफ्टर जिंक पाउडर एडेड टू कॉपर टू सल्फेट, मतलब कॉपर टू सल्फेट डालने के बाद उसने हमें मास दिया हुआ है। तो मास ऑफ जिंक पाउडर एडेड टू कॉपर टू सल्फेट कितना डाला होगा, दोनों मासेस को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 0.95 ग्राम्स। 15.18 माइनस 14.23, 0.95 ग्राम। अच्छा जी, फिर टेबल दिया हुआ है सजेस्ट बाय नो टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड एट द 4th मिनट। ठीक है, 4th मिनट तक जो है टेम्परेचर देखो कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर चेंज होना शुरू कब हुआ है, आफ्टर 4th मिनट। 4th मिनट पे उसने जिंक पाउडर डाला है ना, ऐड करा है। तो पहले जो है उसने सिर्फ कॉपर सल्फेट में थर्मामीटर डाल के छोड़ दिया है, तो कॉपर टू सल्फेट अकेला तो किसी से साथ रिएक्ट नहीं कर रहा ना, जब उसमें आपने जिंक डाला है उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ है तो टेम्परेचर की रीडिंग भी उसके बाद ही आएगी, सही है। तो 4th मिनट पे उसने क्यों कोई टेम्परेचर मेजर नहीं किया, क्योंकि 4th मिनट पे ही तो उसने जिंक डाला है। तो यहाँ पे तुम बस सिंपल ये लिख दो कि जिंक इज एडेड एट 4th मिनट। अब इससे ऑनवर्ड हर 1 मिनट बाद जो है वो टेम्परेचर मेजर करेगा। सजेस्ट बाय द जिंक इज पाउडर्ड। जिंक को पाउडर्ड फॉर्म में क्यों लिया है, स्ट्रिप क्यों नहीं ली जिंक की। हमने जो अपने लेक्चर में पढ़ा था कि हम लोग जिंक की स्ट्रिप डाल लेते। ठीक है, अगर मैं पाउडर करूंगा जिंक के, जितने ज्यादा स्मॉल पीसेस करोगे उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो पाउडर जिंक लेने का मकसद क्या है कि टू इंक्रीज रेट ऑफ अ रिएक्शन। देखो डिसॉल्व नहीं हो रहा है उमर, जिंक मेटल है, वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो रिएक्ट करेगा कॉपर टू सल्फेट के साथ, डिस्प्लेस करेगा कॉपर टू सल्फेट में से, कॉपर को हटाएगा और उसकी जगह पे खुद लग जाएगा, क्योंकि जिंक इज अ मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर। हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज होता है ये जिंक। कल नसीमा वाली सीरीज में जिंक ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है। तो जिंक मेटल, मेटल कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होता है।
वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है बेसिकली। State why the glass beaker is not the most suitable piece of apparatus for this experiment. देखो ग्लास बीकर लेने से हमें मसला क्या होगा कि जो हीट रिलीज हो रही है ना इस रिएक्शन में, अब मुझे कैसे पता हीट रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में? एक तो सारे के सारे हमने पढ़ा है ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। अगर आपको नहीं भी याद तो आप देखो ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, 28.9 29.1 हो गया, 22.1 से वो 29.1 हुआ जैसी जिंक डाला उसने। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब यही है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, आफ्टर 5th और 6th मिनट फिर देखोगे वापस टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हुआ। इसका क्या मतलब है? जब रिएक्शन खत्म हो गया है तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जो सोल्यूशन है वो रूम टेम्परेचर की तरफ आएगा, तो इसलिए दोबारा टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जिंक डाला है तो टेम्परेचर देखो इंक्रीज हुआ है, इसका क्या मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ होगा। तो ग्लास बीकर लेने से पता है क्या होता है, ग्लास से जो हीट है ना वो कंडक्ट होके बाहर निकल जाती है। तो अगर हम कोई इंसुलेटर लेना, अच्छा कि ग्लास इंसुलेटर तो है मतलब हीट, लेकिन तुम अगर देखो तो ग्लास जल्दी गर्म भी हो जाता है फौरन से। तो हम कोई प्लास्टिक की चीज लें तो वो गुड इंसुलेटर होती है। और हम प्लास्टिक की चीज में ना लैब में हमारे पास जो इजीली अवेलेबल होते हैं ना, तो हम प्लास्टिक नहीं लेते बल्कि हम पॉलीस्टाइरीन कप लेते हैं, जो पेपर कप होते हैं ना वो लेते हैं, क्योंकि पॉलीस्टाइरीन जो होता है वो हमारा गुड इंसुलेटर होता है। एक तो मैं ये इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। दूसरी इम्प्रूवमेंट, कोई और इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हो कि बीकर जो है वो ऊपर से ओपन है। अब आप उसके ऊपर क्या करो, इस तरह से कोई लेड रख दो और उस लेड के अंदर जो है होल हो जिसके अंदर थर्मामीटर जा रहा हो। तो प्लेस अ लेड ऑन अ बीकर, ताकि जो है वो क्या कहते हैं हीट रिलीज जो हो रही है कन्वेक्शन के थ्रू बाहर जो यहाँ से जाएगी वो ना जाए। मतलब आपने हीट जो थर्मामीटर के अलावा जो बाहर हीट जा रही है ना उसको किसी तरह प्रिवेंट करना है। तो वो प्रिवेंट करने के लिए आप जो है क्या ले सकते हो, पॉलीस्टाइरीन कप ले सकते हो। ठीक है, और क्यों रहे हो ऐसा? सो दैट टू प्रिवेंट द स्केप ऑफ हीट, टू प्रिवेंट हीट losses to the surrounding. A polystyrene cup can be used. A simple, you can also write a lid on a beaker can be used. तो जब बीकर पे लिड रखोगे तो वो कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट लॉसेस हैं वो प्रिवेंट हो जाएंगे। देखो उमेर, फ्रेजाइल तो बहुत सारे अपैरेटस होते हैं, ब्यूरेट भी तुम्हारा फ्रेजाइल है, वो भी तो तुम यूज करते हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें इम्प्रूवमेंट बतानी है, तो यहाँ पे तुम उसको तोड़ तो नहीं रहे हो ना, कि ऐसी चीज तो नहीं कर रहे हो कि वो टूट जाएगा। तुम्हें यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हो, टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हो तो हीट लॉस जो हो रहा है, जितनी भी हीट रिलीज हो रही है, तुम्हारा एम क्या होना चाहिए कि वो सारी की सारी थर्मामीटर एब्जॉर्ब करे ताकि एक्यूरेट से एक्यूरेट आंसर आ सके। लेकिन अगर जो हीट रिलीज हो रही है वो थर्मामीटर के बजाय सराउंडिंग में लूज हो जाएगी, तो वो भी तुम्हारे पास रिजल्ट इतने अच्छे एक्यूरेट नहीं आएंगे। फिर इसने आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, देखो केमिस्ट्री में तुम्हारे लिए ये काम अच्छा कर देता है कि जो ग्राफ है ना उसका स्केल जो है वो ऑलरेडी दे देता है तुम्हें। वैल्यूज जो है पहले जो है पुराने ईयर्स देखोगे तो उसमें जो है ये वैल्यूज लिख के नहीं देता था तुम्हें, तुम्हें ना ये स्केल एडजस्ट करना पड़ता था जैसे फिजिक्स के एटीपी में करते हो। लेकिन यहाँ पे जो है आपको ये वैल्यूज दे देता है, तो आपको सिर्फ जो है उठा के प्लॉटिंग करनी होती है, तो ये तुम्हारे लिए एक आसान काम हो जाता है। तो अब आपने प्लॉटिंग स्टार्ट करनी है, और आपका जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें कह रहा है प्लॉट द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस अगेंस्ट टाइम मिनट ऑन द ग्रिड। तो ये है हमारे पास डाटा। अब 0 मिनट पे अगर तुम टेम्परेचर देखो तो 0 मिनट पे तो 22.1 है। अब देखो 22 से 23 जो है ना वो 5 बॉक्सेस हैं, स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो अगर मैं एक बॉक्स का आपसे पूछूं तो
1 डिवाइडेड 23 से 22 से 23 1 का डिफरेंस है ना, और इसमें 5 बॉक्सेस हैं, तो एक बॉक्स आपका जो वैल्यू दे रहा होगा वो 0.2 के बराबर दे रहा होगा 1/5। तो 20, अगर मुझे 22.1 प्लॉट करना है तो वो देखो ये वाला जो होगा ना एक स्मॉल बॉक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे तो 22.2 हो जाएगा, तो 22.1 के बीच में यहाँ पे लाया कर रहा होगा। अगर मुझे ये प्लॉटिंग करनी है ना तो मैं इस तरह से प्लॉट करूंगा। अब आप क्रॉस भी बना सकते हो और ना इस तरह से कोऑर्डिनेट एक डॉट बना के इस तरह से सर्किल भी बना सकते हो, ये भी तरीका होता है कोऑर्डिनेट बनाने का। और कोऑर्डिनेट बनाने का दूसरा तरीका क्या होता है कि आप क्रॉस बना दो वैसे, तो जो आपको इजी लगे बना दो, लेकिन आपकी पेंसिल जो है ना वो शार्प होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने वो थिक पेंसिल से बना दिया तो पता ही ना चले कि ऊपर बनाया है नीचे बनाया किसके लिए बनाया है। बेस्ट फिट लाइन वही है जो तुम लोग मैथ में बनाते हो और जो फिजिक्स में बनाते हो ना, वैसा ही होता है। अच्छा, प्लॉटिंग जो है देखो, 4th मिनट तक तो प्लॉटिंग करने का वैसे कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन ही जाएगी, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है। आफ्टर 4th मिनट, 5th मिनट से देखो तो टेम्परेचर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हुआ है, तो 4th मिनट तक भी यहीं तक ही होगी प्लॉटिंग आपकी। उसके बाद 5th मिनट तक देखो, 5th मिनट ऑनवर्ड आप प्लॉट करो। तो 5th पे 29.1 है। तो 5th मिनट पे 29.1 तुम्हारा आ जाएगा कहीं यहाँ पे। फिर 6 मिनट पे 28.9 है, 28.9 आएगा, 28.246 8 28.9 यहाँ आ जाएगा। इस 7th मिनट पे 28.7 है, 28.2467 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो 8th मिनट पे देखो, 4th मिनट पे टेम्परेचर आपका वही होगा ना 22.1, 4th मिनट पे तो उसने लिया ही नहीं है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि आप बनाओगे ही नहीं, आपको टेम्परेचर पता ही नहीं है 4th मिनट का। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 10 से लेके 4th मिनट तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, 4th मिनट पे तो टेम्परेचर आपका है ही नहीं ना, तो वो 3 मिनट तक 22.1 है। जब 4th मिनट पे आपने डाला है तो टेम्परेचर एकदम से शूट करेगा, और शूट 4th मिनट पे डलते ही एकदम शूट हो जाएगा। अब वो 4th मिनट पे कितना था वो तुम्हें नहीं पता है। सही है उमर। तो मैं ये कह सकता हूँ, चलो अगर ये भी बनाओ ना यहाँ पे, एक तो इस पे बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है यार। ये बनाओ, 1 मिनट पे बना दो, 2 मिनट पे बना दो, 3 मिनट पे बना दो, 4th मिनट पे तो तुम्हें पता ही नहीं टेम्परेचर क्या है, और टेम्परेचर एकदम से शूट हुआ होगा 4th मिनट पे, कितना हुआ है वो मुझे नहीं पता। 5th मिनट से फिर मुझे टेम्परेचर दोबारा से उसने बताएं तो वो मैं प्लॉट कर देता हूँ अभी जो मुझे पास है डाटा। 8 पे हो गया है 28.5, 8.24, 28.5 के यहाँ रहा होगा। 9 पे हो गया है 28.3, और फिर 10th मिनट पे 28.1। सही है। अब ये वाली देखो बेस्ट फिट बनानी है तुमने। अब ये सारे के सारे पॉइंट जरूरी नहीं है कि लाइन से क्रॉस करें, लेकिन इस केस में कर रहे हैं। लेकिन अगर सारे के सारे नहीं करते तो फिर उस पॉइंट को हम कहते हैं एनोमलस पॉइंट। अभी मेरा स्केल रुक नहीं रहा है इस पे।
और दूसरी वाली जो लाइन है वो बिल्कुल हमारी हॉरिजॉन्टल बननी है। सही है। 4th मिनट पे मेरे पास कोई डाटा नहीं है, मैंने बस ये जो रीडिंग्स बनाई है ये क्रॉस कर रही हैं दोनों 4th मिनट को। लाइन मतलब मैंने एक्सटेंड कर दी है। ठीक है, बना लोगे ये ग्राफ? अच्छा, पहले उसने कहा है कि ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट थ्रू द पॉइंट्स फ्रॉम 0 to 3 मिनट्स, तो वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो मैंने नीचे बनाई है। एक्स्ट्रापोलेट दिस लाइन टू द 4th मिनट, मतलब इसको इतना लंबा, एक्स्ट्रापोलेट का मतलब क्या होता है, आपके पास आगे कोऑर्डिनेट नहीं है लेकिन आप उसको आगे तक एक्सटेंड कर दो, तो अगर आप उसको एक्सटेंड करोगे तो 4th मिनट को वो क्रॉस कर जाए, वो मैंने सीधी क्रॉस कर दी। तो ये काम करने का तुम्हें सिर्फ 1 मार्क मिलेगा नीचे वाली लाइन बनाने का। फिर वो कह रहे हैं ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट थ्रू द पॉइंट्स फ्रॉम 5 to 10 मिनट्स, वो हमारी ऊपर वाली लाइन बनी है। उसको भी कह रहे हैं एक्स्ट्रापोलेट दिस लाइन बैक टू द 4th मिनट, उसको भी पीछे तक ले जाओ कि 4th मिनट पे जो है ना जो भी वैल्यू है वो क्रॉस हो जाए। तो ये इसकी इंस्ट्रक्शंस थी, इसलिए देख के मैंने ना ऐसे ग्राफ बना दिया। उस वक्त कुछ पूछ रहे हो? जी सर, आपने अलग अलग क्यों बनाए? एक ये एक नहीं बनता। एक कैसे बनाओगे? सर सर यहाँ से ये जो नीचे तीसरा वाला पॉइंट है, ऊपर वाले पॉइंट से मिल भी तो सकता है। नहीं, ऊपर वाला यूं करके मिलाने का कह रहे हो, ये कह रहे हो? तो कुछ आ नहीं रहा। हाँ यस सर। अच्छा, अभी ये नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उसने मुझे ना इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि क्या क्या बनाना है, मैं अपने तरफ से नहीं बना रहा हूँ। ये देखो इसने क्या लिखा हुआ है 6 में, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट थ्रू द पॉइंट 0 to 3 मिनट्स। तो ये लाइन आपने अलग बनानी है 0 to 3 मिनट्स, और फिर कह रहा है उसको एक्स्ट्रापोलेट करो 4th मिनट तक। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब एक्सटेंड करो। ठीक है, तो मैंने उसने जो बोला मैंने वो कर दिया है। फिर वो कह रहे हैं ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट थ्रू द पॉइंट 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स तक ये आखिर के जो 6 पॉइंट्स है ना ये मैंने प्लॉट किए हैं। और फिर वो कह रहा है उसको एक्स्ट्रापोलेट करो बैक टू 4th मिनट। तो मैंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं अभी। अब आगे वो कहता है कि 4th मिनट पे मुझे एक बात टेम्परेचर पढ़ के बता। जी जी, बोलो बोलो। सर ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट तो वो नहीं होती जहाँ दोनों इक्वल हो, तो आप यूं भी तो कर सकते थे कि राइट और लेफ्ट पे इक्वल हो। इक्वल अभी कहाँ हो रहा है मुझे ये बताओ ना। मैं सर अगर अगर मिला देखा रहा जाए हूँ, आप यहाँ देखो वो आप कह रहे हो कि 4th मिनट बाद हमने जो वो डाला है सोल्यूशन, तो टेम्परेचर राइज होगा, ऐसा ही है ना? और 4th मिनट के बाद जो है यस। टेम्परेचर राइज होके ऊपर चला जाना चाहिए, ऐसा। हम्म। लेकिन उसने मुझे अभी बोला नहीं है ना, उसने जो मुझे बोला है मैं वो कर रहा हूँ। उसने मुझे बोला है कि आपने पहले 0 से 3 मिनट वाले की लाइनें बनानी है और उसको एक्स्ट्रापोलेट करना है। फिर उसने बोला है कि 5 to 10 मिनट्स वाली लाइनें बनानी है फिर उसको एक्स्ट्रापोलेट करना है, इसलिए मैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा सर, यहाँ पे 5 to 10 मिनट में बेस्ट फिट की लाइन कहाँ है? बेस्ट फिट ये पूरी की पूरी जो है ना सारी की सारी क्रॉस कर रही है ना, तो ये बेस्ट फिट ही हो गई ना। बेस्ट फिट में आपका कोई ना कोई पॉइंट जरूरी नहीं है कि हमेशा ही छुटे ऊपर नीचे। अब इसमें कोई एनोमलस पॉइंट नहीं आ रहा है, तो ये सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो दिस इज बेस्ट फिट। सर तो बेस्ट फिट यूं भी तो बन सकती है। इस बेस्ट फिट तो ये होती है कि दोनों साइड पे जो वो नंबर इक्वल हो, तो हम राइट और लेफ्ट के इक्वल करके बीच में से बेस्ट फिट बना दें, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, लेकिन अब अगर सर तुम देखो बेस्ट फिट अगर आपने जबरदस्ती नहीं छोड़ने होते। अब मैंने स्केल रखा और मैंने देखा कि मेरी ये सारे के सारे पॉइंट्स इक्वली लाई कर रहे हैं ना, कोइंसिडेंट हैं सबके, तो मैं जबरदस्ती क्यों ही बेस्ट फिट यूं बनाऊंगा? अगर आप कह रहे हो कि मैं बेस्ट फिट यूं बना दूं, तो ये तो आप गलती कर दोगे ना। ये ग्रीन वाला जो मैंने बनाया, तो आप जबरदस्ती पॉइंट छोड़ रहे हो। तो सर अगर आपके वो ये सारे के सारे लाई कर रहे हैं तो दैट इज बेस्ट फिट। सही। तो सर लेकिन ये जो आपने लाइन बनाई है आप इसे बेस्ट फिट कह रहे हैं, तो हम ऐसे ही पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन नहीं करेंगे? जब अगर बेस्ट फिट नहीं बनाने को बोली थी तो हम पॉइंट्स ज्वाइन नहीं करेंगे?
जब अगर वो बेस्ट फिट नहीं बोलेगा तो आप जो है कर्व बना सकते हो, तो कर्व बोलेगा, या आप पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो ना कि मैं थर्ड मिनट वाला पॉइंट और फिफ्थ मिनट वाला पॉइंट इनको क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ यूं करके, तो वो उसने मुझे जो नीचे इंस्ट्रक्शंस दी हुई है ना, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। उसने मुझे नहीं बोला है कि मैं ज्वाइन करूँ, उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आपने 0 से 3 मिनट वाला पहले एक लाइन बनाओ और उसको एक्सटेंड कर दो 4th मिनट तक, फिर 5 to 10 मिनट वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी एक स्ट्रेट लाइन बनाओ बेस्ट फिट की, और उसको एक्सटेंड कर दो 4th मिनट तक। इसलिए मैंने अभी इनको कनेक्ट नहीं करा है बीच में, जब तक वो बोल नहीं रहा मुझे, क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। समझ आई बात? उमर बोलो क्या कह रहे हो? लेकिन सर अभी भी एक चीज क्लियर, देखो बेस्ट फिट हमारे पास, मेरी जो उसने ग्राफ बनाने की इंस्ट्रक्शंस दी है ना, मुझे वो फॉलो करनी है हर हाल में। उसने अगर कहा है कि ऐसा करना है तो मुझे ऐसा करना है। मैं अपनी मर्जी से जो है ना, वो जाहिर है कुछ देख के ही बोला है ना, उसने कुछ करवाना है मुझसे, इसलिए वो मुझे कह रहा है कि पहले आप 0 से 3 मिनट तक एक लाइन बनाओ बेस्ट फिट। अब जो 0 से 3 मिनट तक आप लाइन बनाओगे तो वो सारे कोऑर्डिनेट्स एक ही लेवल में, तो उसमें मैं पॉइंट्स ऊपर नीचे कैसे लेके आऊंगा? वो तो सारे के सारे लाइन पे लाई करेंगे ना। तो यस, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ बेस्ट फिट। बेस्ट फिट जो अच्छे से अच्छा फिट हो जाए लाइन कोऑर्डिनेट्स के साथ। अब वो पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट्स फिट हो रहे हैं एक ही लाइन पे, तो वो तो बेस्ट का भी बेस्ट हो गया ना। तो फिर उसको मैं जबरदस्ती क्यों ऊपर नीचे छोड़ने की कोशिश करूं? भाई बेस्ट फिट का मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोगों ने फिर आगे पॉइंट जो चलो। है वो ऊपर नीचे छोड़ने हैं। बेस्ट फिट, उमर तुम जो कह रहे हो ना, ये बेस्ट फिट का मतलब ये नहीं होता कि हर हाल में आपने पॉइंट्स ऊपर नीचे छोड़ने हैं। अगर मैंने सारे के कहा सारे पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो वो बेस्ट फिट है। वो तो बहुत अच्छी अच्छी बेस्ट फिट है तुम्हारी। जी सर, वो बेस्ट की भी बेस्ट फिट है। अब आगे चले आप। सही है उस वक्त, चले आगे। लेकिन सर रिलेशन कैसे शो होगा इसका जब ग्राफ में वो लिंक नहीं करेंगी? यार अभी जो आगे क्वेश्चन में वो पूछेगा तो हम बात करते हैं ना। अरे भाई उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो ना, तुम अपने नॉलेज क्यों लगा रहे हो? जब वो कह रहा है एक बात ये करनी है तो करनी है। अभी हमें रिलेशनशिप मांग ही नहीं रहा वो। देखो 4th मिनट पे आपने जिंक डाला है तो टेम्परेचर बढ़ा था, उसके बाद टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर की तरफ आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वो 4th मिनट पे उसने टेम्परेचर मेजर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस वक्त उसने थर्मामीटर निकाला हुआ होगा और वो जिंक पाउडर डाल रहा होगा अंदर, और जिंक पाउडर सारा डालने के बाद वापस उसने थर्मामीटर अंदर रखा है। तो उस वक्त जो हीट रिलीज हो चुकी हुई है डालने डालने में, वो उस वक्त जो उसी वजह से जो टेम्परेचर राइज आया है वो मेजर नहीं कर सका है वो। उसके बाद उसने देखा कि टेम्परेचर कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि रिएक्शन फौरन हो चुका हुआ है, और जो उसके पास इनिशियल टेम्परेचर राइज था वो उससे मिस आउट हो गया। उसके बाद जो टेम्परेचर ड्रॉप आ रहे हैं, ड्रॉप क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब एक बार रिएक्शन हो गया, टेम्परेचर राइज हो गया, उसके बाद सोल्यूशन आपका रूम टेम्परेचर की तरफ आएगा हीट रिलीज कर करके। तो वो उसने जो बाकी के प्लॉट्स हैं वो उसने कर दिए, और वो प्लॉटिंग ऐसी आई है कि वो पूरी की पूरी लाइन पे लाए हो गई है। तो वो एक अलग लाइन बनेगी, और केमिस्ट्री में हमेशा तकरीबन एक्सपेरिमेंट्स में ना 2 लाइन अलग अलग ही बनाएगा वो, और वो 2 लाइन ना क्रॉस कर रही होती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ये 2 लाइनें आपस में क्रॉस नहीं कर सकती हैं किसी भी तरह। खैर आगे चलो। आगे वो क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है कि यूज योर एक्सट्रापोलेटेड लाइंस टू डिटरमिन द टेम्परेचर चेंज एट द 4th मिनट। अब तुम्हें देखो, अब यहाँ से वो निकलवाएगा कि 4th मिनट पे टेम्परेचर चेंज क्या आया है। 4th मिनट पे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेम्परेचर 3 से 4th पे गया है, तो इधर इस नीचे वाली एक्सट्रापोलेटेड लाइन पे 4th मिनट पे टेम्परेचर की रीडिंग क्या बननी चाहिए? 22.1। और ऊपर वाली लाइन से अगर देखो तो रीडिंग क्या बननी चाहिए वो आपको यहाँ से पढ़नी पड़ेगी। वो 4th मिनट पे ऊपर वाले पॉइंट से अगर रीडिंग आप पढ़ो तो दिस इज समथिंग अराउंड 29.3, ऐसा ही है। जी सर। दिस इज 29.3। तो टेम्परेचर जो आपने जब जिंक डाला होगा ना, तो टेम्परेचर 22.1 से
29.3 वाली जो रीडिंग पे पहुंचा था वो आप बेसिकली थर्मामीटर से मेजर कर ही नहीं सके थे, क्योंकि उसमें आप पाउडर डाल लेते। सारा पाउडर डालने के बाद आपने थर्मामीटर डाला तो वो जो रीडिंग एकदम से जो टेम्परेचर राइज हुआ था ना पाउडर डालते वक्त ही, वो आप मिस आउट कर गए थे। और वो आप फिर किस तरह से पता लगा रहे हो, आपने बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको एक्स्ट्रापोलेट करा और आपने देखा कि टेम्परेचर भाई हमारा यहाँ तक गया होगा, ट्रेंड फॉलो करा है आपने बेसिकली। तो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ होगा, 29.3 तो पहुंचा है, कहाँ से 22.1, तो इसको माइनस करोगे एक दूसरे से तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 7.2 डिग्री सेल्सियस। अब समझ आई बात कि क्यों वो दो लाइंस अलग अलग बनवा रहा है तुमसे। सर जी क्लास एंड कब करेंगे? या चुप हो जाओ, 1 मिनट पढ़ लो। अच्छा आगे कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन यूजिंग द एक्सप्रेशन शोन। अब ये एक्सप्रेशन उसने दिया हुआ है, वैसे तो तुम लोगों को पता होता है ये फॉर्मूले का मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम्हें नहीं भी याद है फिजिक्स वाला तो ये उसने पूरा तुम्हें क्वेश्चन पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। उसने तुम्हें बताया हुआ है एम क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि उसने बताया हुआ है 25 है। सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसकी वैल्यू बताई हुई है। तुमने बस वैल्यूज पुट करनी है और चेंज इन टेम्परेचर तुमने ऊपर वाले पार्ट में निकाला हुआ है। जो डेल्टी है ना, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, जिसने उसको ऊपर डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ये कितना आया है 7.2। तो इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हें कुछ नहीं करना, क्यू निकालने के लिए मास तुम्हें बताया हुआ है 25, सी तुम्हें बताया हुआ है 4.2 और चेंज इन टेम्परेचर तुम्हें बताया है 7.2। ये तो फ्री का मार्क्स है, वैल्यूज पुट करो और इससे आंसर निकालो। ये आ रहा है 756 और यूनिट इसने लिख दिया है तुम्हें जूल्स को दी। आगे कह रहा है द लिमिटिंग रीजन इज कॉपर टू सल्फेट। लिमिटिंग रीजन क्या है, मतलब जो पहले खत्म हो जाएगा तो जिंक एक्सिस में होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर टू सल्फेट इन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर टू सल्फेट। अब वॉल्यूम दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.5, वॉल्यूम दिया हुआ है 25/1000। So this is equals to 0.0125 mole. फिर कह रहा है use your answer in B9 and B10 to calculate the enthalpy change of the reaction. Include the appropriate sign. Enthalpy change हम लोगों ने energetics में पढ़ा है, energy from chemicals में। वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला यूनिट होता है किलोजूल पर मोल। इसका क्या मतलब है कि पर मोल एनर्जी कितनी रिलीज होगी, वो एंथैल्पी चेंज है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कॉपर टू सल्फेट है उसके मोल्स कितने हैं, 0.0125। तो 0.0125 मोल ऑफ कॉपर टू सल्फेट जब हमने यूज करा है तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, 756 जूल्स। ये पेपर 2 करते वक्त ना, ये हम लोगों ने हैंडआउट में भी ऐसे क्वेश्चन देखे हुए हैं। तो 0.0125 मोल ऑफ कॉपर टू सल्फेट पे एनर्जी रिलीज हुई है 756 जूल्स। तो 1 मोल पे कितनी होगी, ये आपने निकालना है। एनर्जी रिलीज पर मोल, उसको एंथैल्पी चेंज बोलेंगे। तो कितना हो जाएगा, 756 डिवाइड बाय 0.0125। ठीक है, 60480 आ रहा है सर। 60480। अच्छा ये जी तुमने जो एनर्जी ली है ना, ये जूल्स में ली हुई है, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा ना वो जूल्स में आएगा। तो तुमने लेकिन लिखना किलो जूल्स में, तो जूल से किलो जूल्स में करने के लिए कन्वर्ट तुम कर डिवाइड लेंगे, बाय 1000 और कर देना। वो 60.48 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 1000 कर दो, 1 2 3, तो ये 60.48 लिख दो या 60.5 लिख दो, दोनों चलेगा। किलो जूल पर मोल सर यूनिट लिखा हुआ है। जी सर इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने 7.2 क्यों लिया है? चेंज इन टेम्परेचर था 7.2 तो डेल्टी। सर वो तो 4th मिनट के बाद उसमें हर मिनट में चेंज हो रहा है। उसने हमसे कहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी चेंज इन ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो वो जो पहला टेम्परेचर रिएक्शन की वजह से जो टेम्परेचर चेंज हुआ है ना, जिंक डालने की वजह से कॉपर टू सल्फेट में, तो वो ये वाला चेंज हुआ है टेम्परेचर का, जो 4th मिनट से यहाँ तक गया है, 22.1 से 29.3 तक गया है। उसके बाद तो रिएक्शन खत्म हो गया है,
और जो सोल्यूशन है ना वो वापस ठंडा हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे आ रहा है, लेकिन रिएक्शन की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था वो ये वाला हुआ था। तो रिएक्शन में एनर्जी कितनी रिलीज हुई होगी हम वो निकाल रहे हैं, तो ये वाला टेम्परेचर लेंगे। सही है या? ओके सही है, जो एंथैल्पी चेंज निकाला है ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव? ये अब आप बताओ, साइन भी लगाना है इसमें ऑब्वियसली, अप्रोप्रिएट साइन बोला हुआ है ना उसने। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होना क्या हो, कौन सा रिएक्शन होता है, एंडो या एक्सो? टेम्परेचर जब हीट रिलीज होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, एक्सो होता है, तो नेगेटिव साइन आना चाहिए। एंडो में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, एक्सो में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। सही है, तो नेगेटिव साइन एक्सो में आता है, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है। अच्छा, पार्ट सी कह रहा है द एक्चुअल एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन इज लाइकली टू बी ग्रेटर देन द वैल्यू कैलकुलेटेड इन B10, सजेस्ट द रीजन फॉर दिस डिफरेंस। ये तुम लोग बताओ कि हमने जो है सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग हीट लॉसेस, जो शुरू हीट लॉस हो जाएंगे सराउंडिंग में, सारा का सारा हीट इंक्रीज जो है वो थर्मामीटर नहीं कैटर कर पा रहा है, क्योंकि वो ऊपर लिड नहीं रखी हुई थी उसने, वहां से अब्जॉर्ब हो हीट रिलीज हो गई, और अगर उसने ग्लास भी कर लिया हुआ था वहां से हीट रिलीज हो गई। ठीक है, सर आपको ये कैसे पता चला कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि देखें 756 जूल से वो 60480 जूल आ रहा है, तो वो तो इंक्रीज नहीं हुआ। सही, ठीक है ठीक है। सही है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है ये पूछ रहे हो? नहीं सर, समझ आ गया। आ गया, ठीक है। सर हीट लॉस क्यों लिखा है आपने? अच्छा हाँ सही है सही। ये अली तुम इतने बार क्यों मैसेज करते हो एक ही चीज? सर आप एक दफा क्वेश्चन 4 भी करवा दें। क्वेश्चन 4 पे जा रहा हूँ। कल पेपर कितने बजे है तुम लोगों का? 10 बजे। 10 से कब तक है? 10 से मेरे ख्याल से 10:30 पे स्टार्ट होगा, और फिर 1 घंटे का होता है ना एटीपी, तो एटीपी 1 घंटे का। 11 बजे तक, 11:30 तक होगा अगर 10:30 पे स्टार्ट होगा तो। और उसके बाद क्या है फिर? अच्छा चलो क्वेश्चन 4 भी कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 4 में कह रहा है स्टूडेंट सजेस्ट अ मेथड टू प्रिपेयर अ प्योर ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट बट सम प्रोसेसेस आर मिसिंग। Measure a known volume of 0.5 mole per decimeter cube of sulfuric acid into a beaker. Add a spatula measure of solid copper 2 oxide and stir. कॉपर 2 ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा ना, ठीक है, कॉपर 2 ऑक्साइड CuO और सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है उसमें, एसिड एंड बेस है। हीट टू इवेपोरेट ऑल द वाटर एंड ऑब्टेन द क्रिस्टल्स। देयर इज अ प्रोसेस मिसिंग बिटवीन 1 and 2 टू इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन। अच्छा जी, आइडेंटिफाई द मिसिंग प्रोसेस। रेट ऑफ अ रिएक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हो? आपने तो सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, सॉल्यूशन है, तो उसका सरफेस देखो, रेट ऑफ अ रिएक्शन के फैक्टर्स तुम्हारे पास क्या क्या है? टेम्परेचर है, प्रेशर है, सरफेस एरिया है ना, मेन फैक्टर्स ये है, कैटलिस्ट है, और क्या है? कंसंट्रेशन है। तो आपने तो कंसंट्रेशन फिक्स की हुई है, 1 और 2 में आपने जो सॉलिड कॉपर है वो स्पैटुला से डाल लो, तो उसका क्या मतलब है, वो ऑलरेडी पाउडर्ड फॉर्म है, चम्मच से डाल लो तो पाउडर ही हुआ होगा ना। तो आपने सरफेस एरिया तो मजीद कम कर नहीं सकते, उसका बढ़ा नहीं सकते हो। प्रेशर गैसेस में होता है, कैटलिस्ट कहीं यहाँ पे इसने दिया हुआ नहीं है यूज करने के लिए। कंसंट्रेशन वो फिक्स है सल्फ्यूरिक एसिड की, वो चेंज नहीं करनी है। तो आप इसको हीट करोगे ना 1 और 2 के बीच में, हीट द सॉल्यूशन। ठीक है, हीट लिखते हैं इसको या वार्म लिखते हैं, मतलब तमीज के साथ हीट करना, ये नहीं कि फ्लेम बड़ा कर दिया। हीट जेंटली। फिर स्टेप 2, ऑल द सॉलिड कॉपर टू सल्फेट डिसअपियर्स। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट द स्टूडेंट शुड डू नेक्स्ट इन स्टेप 2। अच्छा, जब वो डिसअपियर हो गया तो उसका क्या मतलब है कि वो रिएक्ट हो गया है ना, और इसका क्या मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड अभी भी तुम्हारे पास है,
कॉपर 2 ऑक्साइड अगर पूरा का पूरा खत्म हो गया है तो इट मींस कि वो लिमिटिंग में डाला था तुमने और सल्फ्यूरिक एसिड अभी भी बचा रह गया है, तो आपने सारा का सारा सल्फ्यूरिक एसिड खत्म करवाना है रिएक्ट करके, ठीक है। तो आप कॉपर ऑक्साइड जो है एक्सेस में डालते हो ताकि वो कॉपर ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है ना, जब वो रिएक्ट होना बंद हो जाएगा, सारा का सारा सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो जाएगा, तो कॉपर 2 ऑक्साइड जो है वो एक्सेस में बचा रह जाएगा अपने सॉलिड फॉर्म में, उसको फिर आप फिल्टर करके निकाल लोगे। तो आपने कॉपर 2 ऑक्साइड एक्सेस में रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड को एक्सेस में नहीं छोड़ना है। तो आप क्या करोगे, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट द स्टूडेंट शुड डू नेक्स्ट इन स्टेप 2। तो स्टूडेंट शुड ऐड कॉपर 2 सल्फेट अंटिल इन एक्सेस, जब तक कि वो एक्सेस में ना हो जाए, ठीक है। सो दैट all the सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्टिव। देखो अगर सल्फ्यूरिक एसिड को एक्सेस में छोड़ देगा ना तो फिर उसको आप सॉल्ट में से साथ सेपरेट नहीं कर सकोगे, क्योंकि जो सॉल्ट बन रहा है तुम्हारे पास वो कॉपर सल्फेट बन रहा है, वो भी सॉल्युबल सॉल्ट है। तो जब आप इसको इवेपोरेट कराओगे तो वो क्रिस्टल्स में सॉल्ट भी आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी आ जाएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि सल्फ्यूरिक एसिड पूरी की पूरी तरह खत्म हो जाए। तो कॉपर ऑक्साइड एक्सेस में कर दोगे, और कॉपर ऑक्साइड एक्सेस में जब हो जाएगा, जब सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो जाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड विल रिमेन इन सॉलिड फॉर्म। तो फिर उसकी आप फिल्ट्रेशन करके उसको बाहर निकाल लोगे, तो फिल्ट्रेट में फिर सिर्फ और सिर्फ आपके पास सॉल्ट होगा, सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो चुका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड आपने निकाल लिया फिल्ट्रेशन करके, तो फिल्ट्रेट में वाटर और सॉल्ट है बस। फिर कह रहे हैं देयर इज अ प्रोसेस मिसिंग बिटवीन स्टेप 2 एंड 3। तो स्टेप 2 में उसने कॉपर 2 ऑक्साइड डाला और स्टेर किया, वो रिएक्ट हो गया। फिल्ट्रेशन नहीं करी इसने, बीच में हीट करना शुरू कर दिया। भाई जो कॉपर 2 ऑक्साइड एक्सेस में तुमने डाला है उसकी फिल्ट्रेशन तो करो, निकालो तो उसको। फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव एक्सेस CuO। सही है, समझ आई बात? नहीं सर। कौन सी वाली बात समझ नहीं आई? सी पार्ट। सी पार्ट। देखो वो ये कह रहा है कि उसने, अगर आप ये रिएक्शन रिकॉल करो सारा, तो ये क्या होता है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड था, इसमें उसने कॉपर ऑक्साइड डाला, तो वो बेसिकली कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है इससे? ये एसिड और बेस है, ये रिएक्ट होके कॉपर सल्फेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्युबल सॉल्ट है, पानी में डिसॉल्व हुआ होगा। कॉपर ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, एसिड एक्वस है। तो अगर आपने कॉपर ऑक्साइड एक्सेस में नहीं डाला तो होगा क्या, कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट हो जाएगा तो सोल्यूशन में फिर तुम्हारे पास लेफ्ट ओवर सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा, लेफ्ट ओवर जो बचा रह गया है, और कॉपर सल्फेट भी होगा, और पानी तो है ही, पानी में ही ना दोनों। तो जब आप इसको इवेपोरेट करोगे तो क्रिस्टल्स में आपके पास कॉपर सल्फेट भी आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी आ जाएगा। आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाना है, सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनाना है। तो आप क्या करोगे कि कुछ इस तरह से करोगे सल्फ्यूरिक एसिड पूरी की पूरी तरह रिएक्ट हो जाए। तो उसके लिए कॉपर ऑक्साइड एक्सेस में डालोगे ना, जब कॉपर ऑक्साइड एक्सेस में डालोगे तो एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड तो सारा का सारा इसमें से खत्म हो गया है, लेकिन फिर कॉपर ऑक्साइड जो है वो एक्सेस में होगा और साथ में सॉल्ट बना हुआ होगा, कॉपर 2 सल्फेट। अब कॉपर ऑक्साइड की खास बात क्या है कि ये इनसॉल्युबल है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन जब तक एसिड है उसके बाद जो है वो फिर वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो फिर उसकी आप फिल्ट्रेशन करोगे ना, फिल्ट्रेशन करके आप क्या करोगे, इसमें से कॉपर ऑक्साइड जो है इनसॉल्युबल वो निकाल लोगे, और जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर तुम्हारे पास फिर सिर्फ कॉपर 2 सल्फेट सॉल्ट होगा डिसॉल्व एक्वस फॉर्म में। फिर इसकी इवेपोरेशन करना और इसमें से क्रिस्टल्स निकाल लेना कॉपर सल्फेट के। समझ आई? तो फिल्ट्रेशन करना जरूरी है ना इस स्टेप के बाद, कॉपर ऑक्साइड जी सर। निकालने के लिए। तो फिल्टर उसने स्टेप 2 और 3 के बीच में फिल्ट्रेशन करनी थी, और फिर उसके बाद वो जो फिल्ट्रेट आया है उसको हीट टू इवेपोरेट करना था, लेकिन उसने वो फिल्ट्रेशन वाला स्टेप नहीं लिखा है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि क्या मिस करा हुआ है उसने। आइडेंटिफाई द मिसिंग प्रोसेस, वो क्या है, फिल्ट्रेशन। और क्यों कर रहा है? सो दैट टू रिमूव एक्सेस कॉपर 2 ऑक्साइड, और एक्सेस कॉपर 2 ऑक्साइड एज अ रेजिड्यू निकलेगा उसमें से ना, फिल्टर पेपर में रह जाएगा, इसको रेजिड्यू कहते हैं। अच्छा वो कह रहे हैं स्टेप 3 विल नॉट मेक क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट।
state and explain how the student should change step 3 to make pure dry crystals of hydrated copper 2 sulfate. देखो अगर मुझे हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स बनाने हैं ना, हाइड्रेटेड मतलब जिसमें थोड़ा बहुत पानी लगा रह जाए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो मैं हीट तो करता हूँ, लेकिन हीट अंटिल सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अचीव्ड। वो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसका हमने क्या बात किया था कि भाई गाढ़ा गाढ़ा सोल्यूशन रह जाए हमारे पास, थोड़ा बहुत पानी रह जाए उसमें, और फिर उसको फिल्टर पेपर पे डाल के ड्राई कर लेते हैं। तो उसमें जो वाटर होता है, कुछ ना कुछ वाटर उसके सरफेस पे चिपका रह जाता है। लेकिन अगर मैं बहुत ही ज्यादा पूरी तरह हीट कर दूंगा तो सारा का सारा पानी निकल जाएगा, और जो फिर जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो हाइड्रेटेड नहीं बनेंगे, वो फिर वो बगैर पानी के पाउडर फॉर्म में बन जाएंगे। ठीक है, तो उसने लिखा हुआ है हीट टू इवेपोरेट ऑल द वाटर नहीं करना, हीट टू इवेपोरेट अंटिल द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अचीव्ड, ये हमने याद किया हुआ है। तो he should evaporate slowly until a saturated solution is achieved। जैसे से आपको लगेगा सोल्यूशन गाढ़ा हो गया है, सैचुरेट हो गया है, उसमें बहुत थोड़ा सा पानी रह गया है, तो फिर आप उसकी हीटिंग बंद कर दोगे। ठीक है, और फिर लीव द सॉल्यूशन टू कूल एंड ड्राई द क्रिस्टल्स ऑन अ फिल्टर पेपर। ये अवन ड्राई भी कर सकते हो, फिल्टर पेपर पे रख के भी ड्राई कर सकते हो। ठीक है, सही है, चलें आगे। सर जी वो कल का पेपर एर्ली देंगे ना? सॉरी, कल का पेपर एर्ली देंगे ना? कंपाइल तो नहीं होगा ना? मतलब जैसे कि आप खुद बनाते हैं ना कभी कभार पेपर स्कूल में। हाँ वो खुद बनाया हुआ वाला है। अच्छा कल का अच्छा, फिर पेपर मुश्किल होगा। बल्कि तुम लोग कर लेना। Describe the two observations the student makes during the preparation of pure dry crystals of hydrated copper 2 sulfate. For each observation make clear at which step it is seen. Observation क्या आएंगी जरा तुम लोग खुद बता दो उसको, कि जो कॉपर 2 ऑक्साइड है उसका कलर हमारे पास होता है ब्लैक कलर का, एक तो ये हमें दिखेगा। ठीक है, सोल्यूशन कॉपर 2 सल्फेट बन रहा है ना, तो कॉपर 2 सल्फेट का जो कलर होगा, देखो तुमने क्या डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर 2 सल्फेट जो बनता है उसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस होता है, कॉपर 2 ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। तो ब्लैक सॉलिड जो है वो तो रिएक्ट होके क्या कहते हैं, पहले रिएक्ट होगा, फिर एक्सेस में तो ब्लैक सॉलिड कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा। दूसरा क्या है कि तुम्हारे पास सोल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, सोल्यूशन टर्न्स ब्लू। तुम क्या लिख सकते हो इसमें कि स्टेप तुम्हारे पास फॉर ईच ऑब्जर्वेशन मेक क्लियर एट विच स्टेप इट इज सीन। तो अगर मैं कहूं कि सोल्यूशन स्टेप 1 में आपने क्या करा कि मेजर ऑफ सॉलिड कॉपर 2 ऑक्साइड इन स्टिर, इसमें क्या होगा हमारे पास स्टेप 2 के अंदर ब्लैक सॉलिड दिखेगा हमें, एक्सेस में डाले है ना, तो जो ब्लैक सॉलिड है कॉपर 2 ऑक्साइड का, इट विल स्टे ब्लैक सॉलिड रिमेन्स स्टेप 2 में। अच्छा, और इसी स्टेप 2 में कॉपर सल्फेट भी बन जाएगा, तो सोल्यूशन टर्न्स ब्लू। दो ऑब्जर्वेशन तो ये हो गई। इसके अलावा और क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो कॉपर 2 सल्फेट के क्रिस्टल्स है ना स्टेप 3 में, तो वो ब्लू क्रिस्टल्स विल फॉर्म। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन में से आप कोई भी दो लिख सकते हो, स्टेप 2 की दो है, स्टेप 3 की एक है। अच्छा, state a hazard involved in the preparation and safety precaution the student should take to reduce the risk from this hazard. Hazard इसमें सिर्फ तुम्हारे पास एसिड है जो कि कोरोसिव होता है, एसिड इज कोरोसिव,
और उसकी हैंडलिंग करते वक्त आपने यू हैव टू मेक श्योर कि वो हाथ पे ना गिरे। सुटेबल प्रिकॉशन इसकी क्या हो सकती है? ग्लव्स पहन लो, सही है। अच्छा, दूसरी हैजर्ड तुम्हारा इतना भी खास हैजर्ड नहीं होता, लेकिन लिखने को लिख सकते हो। हीटिंग करते वक्त मेक श्योर के तुम्हारे हाथ ना जलें, कि गर्म चीज तुम ना पकड़ लो, तो तुम ग्लव्स पहन लो, ठीक है। बस खत्म।